हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग स्थिर विद्युत में थोड़ा आगे डिस्कशन करने वाले हैं। एक फर्स्ट वीडियो आया था, उसमें हम थोड़ा पहले इसमें डिस्कस किया था हमने। इस वीडियो में थोड़े आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम के ऊपर, कूलाम का नियम सदिश स्थिति में या सदिश रूप में कैसा होता है उस पर बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के सिद्धांत पर बात करेंगे और कूलाम के नियम के महत्व के ऊपर बात करेंगे। तो मोस्टली हमारा इन चार बिंदुओं पर ही फोकस रहेगा और आगे अगर कोई चीज़ और रहती है जैसे कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा वगैरह, वो भी इसी में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, और फर्स्ट पॉइंट है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कब आया? तो कूलाम का नियम आया 1785 में। 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? कूलॉम था। उन्होंने इस नियम को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य कर रहे थे और उन्होंने उन आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों में संबंध स्थापित करने के लिए नियम दिया, और वह नियम जो है क्या कहलाया? कूलॉम का नियम कहलाया। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है हमसे? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेश या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो। क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है हमारे लिए? या तो एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव। अब इन दो सिचुएशन में तो क्या होगा? आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और वहीं इन दो सिचुएशंस में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है। तो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना होता है? तो उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये है, पहली शर्त। इसको हम, इस नियम को अगर हम याद करना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है कि हम इसको दो भागों में विभाजित कर लें पहले। तो पहली बात तो यहाँ तक समझ लें कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है? उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो बल को हम क्या एफ से नोट करते हैं, फोर्स। अनुक्रमानुपाती का सिंबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? Q1 और Q2 के गुणनफल के। माना कि दो आवेश थे, ठीक है, और उनके मध्य लगने वाला बल कितना है? F है, ठीक है। ये आवेश Q1 है और यहाँ पर Q2 है। इनके मध्य मान लो कोई बल लग रहा है, या तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे या प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। जैसा इन पर चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको मैं समीकरण 1 कह दूँ। तो पहली वाली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या कहती है? यहाँ से स्टार्ट होने वाली, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी कितनी है? मान लो यहाँ पर ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं R कह दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो मतलब इनकी दूरी के वर्ग, ठीक है, और उसका व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स फॉर्म में इसको अनुक्रमानुपाती कहना है, ठीक है। ये हमारी बन गई समीकरण 2। यहाँ से जब हम आगे चलें और इसके बाद की सिचुएशन पर बात करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो सकता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हटाना चाहूँ तो यहाँ एक स्मॉल k ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई जो कि किसको प्रदर्शित करती है? कूलाम के नियम के माध्यम से बल ज्ञात करने की बात को समझाती है। स्मॉल k क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो किस पर निर्भर करता है? स्मॉल के यहाँ पे जो बना हुआ है ये स्मॉल के है, ठीक है, ध्यान रखना ये स्मॉल के। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये बल पर निर्भर करता है, आवेशों पर निर्भर करता है और दूरियों पर निर्भर करता है, इनके मात्रकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से के की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो के की वैल्यू होती है डायरेक्टली 9 × 10⁹। इसके मात्रक क्या होंगे? तो बल का मात्रक साथ में रहता ही है इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक रहेगा।
अगर मान लो कोई वस्तु निर्वात में रखी है तो निर्वात में लगने वाला बल क्या होगा, निर्वात में या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में रखिए, बिंदु आवेशों के बाद कितना बल लगेगा, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है, न्यूटन। अब यदि समीकरण जो हमने ये प्राप्त किया है और हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दें, और वो ऐसी पुट करें कि मान लीजिए जो Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू 1 पुट कर दें, R इक्वल टू मान लो 1 मीटर ले लें, ठीक है, और F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 इंटू 10⁹ तब क्या होगा, तो एक कूलम आवेश कितना होगा, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है कि दो जो अपने एक से 1 मीटर दूरी रखी है निर्वात में या वायु में, अपना इसी परिमाण की, दोनों का समान परिमाण हो, मतलब एक एक कूलम का परिमाण हो दो आवेशों का, और 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, और उनमें अगर इतना 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ अगर बल लगता है, या तो इससे आकर्षित करता हो या प्रतिकर्षित करता हो, तो उसको हम एक कूलम कहते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रो कूलम क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको के को स्मॉल के को 1/4πε0 लिख दूँ, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तीन चीज़ें हो गई, एक तो स्मॉल के था हमारा, ठीक है, ये स्मॉल के लिख सकते हैं, इसी स्मॉल के को यहाँ क्या लिखा गया, 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 1/4πε0, तो अगर जहाँ जरूरत लगे मोस्टली 1/4πε0 ही लिखते हैं, और कई जगह 9 10 इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अब बात करते हैं इसे थोड़े आगे, वो है ε0 का मात्रक, ε0 का मात्रक। तो ε0 का मात्रक हम क्या जानते हैं, 1/, फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम पहले कि 1/4πε0 इंटू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन के लिए वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो एप्सिलॉन के लिए वैल्यू निकालने के लिए मुझे एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दूँ 4π इंटू 9 इंटू 10⁻9, 9 10⁻9 की मात्रक भी मैं लिख के आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, और 4π की वैल्यू हम सब जानते हैं, 4 की वैल्यू जानते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका जो उत्तर आएगा ये होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक रहेगा। तो इस प्रकार से ε0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ε0 की अगर विमा चाहिए कि विमा क्या होगी, तो मैं सूत्र क्या पढ़ के आए थे हम लोग इसके पहले, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन में यहाँ से यहाँ ले लो तो F यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को ऐसा लिख देता हूँ 1/4π, एप्सिलॉन के क्या गया, F आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए मैं जानता हूँ Q1 Q2 को क्या लिखता है, A स्क्वायर T स्क्वायर, आवेश का क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, ठीक है, धारा इंटू समय होता है आवेश। तो ये तो Q1 Q2, तो इसका 80 होगी, इसकी भी 80 होगी, 80 इंटू A स्क्वायर T स्क्वायर, 4π की कोई विमा होगी नहीं, इसकी होगी पल की विमा होती है, M L T की पावर -2, और क्या होगा इंटू में L स्क्वायर, ठीक है, इंटू लगाते नहीं वैसे इसमें L स्क्वायर। इस तरह से मुझे जो है इसकी विमा मिल जाएगी M इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर, इसकी विमा जाएगी। तो चलते हैं आगे। इसके बाद का पॉइंट था मेरा
इसको एम की एस पद्धति में अगर मैं इसका मात्रक चाहता हूँ तो एम की एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा एप्सिलॉन जीरो का, तो होगा के जी मीटर क्यूब, ठीक है, के जी मीटर की -3 है, सेकंड -4 है, और एम्पियर -2 ये इसका मात्रक होगा। और उस स्थिति में अगर मान लो इन दोनों जो आवेश थे, इन दोनों के मध्य में मैं कोई ऐसा पदार्थ रख दूं जिससे कि इनकी जो आकर्षण या प्रतिकर्षित करने की क्षमता में परिवर्तन हो जाए कुछ, तो उसे कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो क्या है, मान लीजिए अगर मैं परावैद्युतांक रख दिया तो अब लगने वाला बल कुछ घट जाएगा या बढ़ेगा, जो भी होगा। तो 1/4πε0, यहाँ पर ध्यान रखना एक कैपिटल के आता है, और Q1 Q2/r² न्यूटन। तो परावैद्युतांक क्या होता है, जो कि किसी विशिष्ट जो उसमें बल लगने वाले बलों में परिवर्तन कर देता है। तो K क्या है, एक कैपिटल के जो परावैद्युतांक है, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, ठीक है। इसको विशिष्ट वैद्युता भी कहते हैं तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं, जिसके कारण जो उनके लगने वाले बलों की क्षमता घट जाती है। तो सभी पदार्थों के लिए मोस्टली इसका मान के का मान 1 होता है, बस धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है, ठीक है। अगर मैं कोई एक सिचुएशन में पहले से तो एक क्वेश्चन हो गया परावैद्युत रखने के बाद की सिचुएशन है, और परावैद्युत रखने से पहले क्या मिल रहा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मैं दोनों को इसमें एक दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड कर दूं, इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ, सेकंड मान लूँ, इससे इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूँ क्या मिलता है, F/Fm, क्या बचेगा, अकेला K बचेगा यहाँ से, ठीक है, F/Fm K यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, बाकी सब एक कैपिटल के है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें इसके बाद की, तो हमें देखने को मिलता है कि इसी तरह से अगर मैं इसको एप्सिलॉन 0K की जगह पे अगर मैं केवल एप्सिलॉन 0K था, हमने परावैद्युत वाले सिचुएशन में लिखा था, वहाँ अगर मैं केवल एप्सिलॉन लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, अकेला एप्सिलॉन लिख दूँ, सॉरी इसको काट देते हैं, एप्सिलॉन 0K लिखा था जहाँ हमने, वहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, अकेला एप्सिलॉन लिख दूँ, तो क्या उत्तर आएगा मेरे पास, एप्सिलॉन 0 बराबर कैपिटल K आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है सिचुएशन है डिवाइड में आ जाएगी इसके इधर, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति, जैसे जो है एप्सिलॉन जो है नीचे वाला ऊपर वाला एप्सिलॉन है, ये किसी पदार्थ या परावैद्युतांक के सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता, के जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आगे बात करें कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप पर हम बात करते हैं कूलॉम का के नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या कहता है, मान लो कि दो आवेश है हमारे पास, अच्छी ऐसी कोई सिचुएशन है, यहाँ आवेश Q1 रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है, और बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, इनकी R है, इनकी डिस्टेंस है। ये वाला Q2 के कारण Q1 पर कुछ बल लग रहा होगा, ठीक है, वह क्या लग रहा होगा, F12। उसी तरह से Q1 के कारण कुछ Q2 पर भी बल लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा, F21, ठीक है। ये जो सिंबल लिखते हैं 1 2 या 2 1 कैसा लिखते हैं, 1 2 का मतलब है 2 जो अक्षर जो वर्ड पीछे है उसका मतलब है कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 पीछे है, 1 आगे है, तो उसका मतलब 2 पर से 1 पर बल लग रहा है, और एक पीछे मतलब 1 बल लगा रहा है किस पर, 2 पर, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ वगैरह मैं R वेक्टर की इसकी डिस्टेंस देखूँ तो R12 है, और इस इधर से इधर देखूँ तो R21 है, 2 से 1 की वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इतना ही समझना है इस बात से कि अगर मान लो दो आवेश निर्वात में रखे गए हैं ए बी पॉइंट पर, इनके बीच की दूरी R है, और माना कि Q1 Q2 दो बल लग रहा है, इनके मध्य बल लग रहे हैं F12 और F21, दोनों अलग अलग साइड से लग रहे हैं। तो पहले हम F12 की बात करें, अगर F12 बराबर कितना हुआ, तो 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1/Q2
आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर है R12। उसी तरह से ये तो 2 से 1 पर लगने वाला बल था, 1 से 2 पर लगने वाला बल देख लेते हैं। दोनों सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 1/4/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 वेक्टर, ठीक है, सॉरी यूनिट वेक्टर है R21 यूनिट वेक्टर। तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गई, Q1 से Q2 Q और Q2 और Q2 से Q और Q लगने वाले बल इस तरह से होंगे। जो R जो इनका एकांक वेक्टर है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, R12 को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R12 अपॉन R, ठीक है। और इसी तरह से R21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 सदिश बटे R, ठीक है। तो ये दोनों हम चेंज कर सकते हैं, वेक्टर की जगह वहाँ पर एक चीज़ लिख देंगे। और इसको देखते हैं ज़रा, तो उनको लिखने से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, वहाँ की जगह उसकी जगह लिख देते हैं R12 वेक्टर, ठीक है। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, R स्क्वायर से कितना में पहुँच जाएगा, R³ की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है, 12 वाली सिचुएशन थी, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R³ सॉरी R21। ये दो इक्वेशंस इस तरह से मैं प्राप्त हो जाएंगी। और अगर मैं चाहूँ तो R को जो है मोड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, अगर हम चाहें तो R जो है इसको लिख सकते हैं मोड में R12, इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। कि R विस्थापन के सदिश R12 का परिमाण है, R क्या है, इसका ही परिमाण है विस्थापन सदिश का। तो यहाँ से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके हमें क्या महत्व निकले इन दोनों बातों को लिखने की। एक तो इक्वेशन ध्यान रखना काफ़ी जगह काम आती है, सदिश वाली सिचुएशन तो, और ये वाली सिचुएशन याद रखना जरूरी है। अब इसके आगे जब मैं बात करूँ कि कूलाम के नियम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदे हुए इसके, तो पहला फ़ायदा तो हमें इसका ये हुआ कि इससे पता चल गया कि R12 इक्वल टू R21 लिख सकते हैं, बस ये नेगेटिव सिंबल रहेगा सदिश है दोनों, क्योंकि तो इससे एक बात पता चली, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं F12 इक्वल टू F21। जब ये ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब क्या करता है, कूलाम का नियम जो है वह न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। किसको, I/R/T W करता है, ठीक है। तो न्यूटन की जो तीसरा नियम था ये उसको फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट क्या बनता है यहाँ से, ये दोनों जो है समीकरणों को 1 और 2 में जब हम देखा तो उसमें दोनों आवेश Q1 को और Q2 मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाला बल, चाहे F12 हो या फिर F21 हो, जो दो अनुदिश बल लग रहे थे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे विपरीत हैं। अर्थात स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इससे रिजल्ट निकल के आए। अब बात करें अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ओर, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहता है, वो कहता है हमसे अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे कहता है कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश होते हैं, मोस्टली बहुत सारे, एक निकाय होगा तो कई सारे छोटे छोटे आवेश होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज होते हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, उनमें से किसी एक पर बल लग रहा है, ठीक है। अन्य आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बलों का वेक्टर योग होता है, ठीक है। मान लो इस आवेश, ये यहाँ पर कोई Q1 था, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Qn मान लें, तो ये Qn से इस पर बल लग रहा होगा,
Q4 भी इस पर कुछ बल लगा रहा होगा, Q3 बल लगा रहा होगा, Q1 बल लगा रहा होगा, यहाँ एक Q6 मान लो तो बल लगा रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे आवेश होंगे, तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग आवेशों और उस पर लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग होता है। उस पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले योग के बराबर होता है। अब इसको देखते जरा। मान लीजिए एक चार्ज था, ठीक है, Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई n कणों n जो आवेशों का निकाय है उसमें n आवेश हैं, उनमें से इस तरह से कुछ लग रहे हैं, उनकी अलग अलग डिस्टेंस होंगी। जैसे कि अभी हम समझ के आए थे सदिश नियम में कि r Q1 से Q4 की जो डिस्टेंस होगी तो R14 रहेगी, ठीक है। जैसे R12 R13, ठीक है, R1n, ठीक है। इस तरह से इनकी डिस्टेंसेज रहेंगी अलग अलग पार्टिकल्स के हिसाब से। अगर मैं F12 की बात करूं कि 2 से 1 पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R जो यूनिट वेक्टर इस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको 2-1 को लिखने की कोशिश 1-3 को लिखें अगर हम कि 3 से 1 पर लगने वाला बल कितना होगा, 1/4 Q1 Q3, ठीक है, R13 का स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर, और ये चलता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 1-4 आ जाएगा, 1-5 आएगा, 1-6 आएगा, और ये प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है F1n की जगह 1/4πε0 Q1, ठीक है, इंटू Qn, n वो आवेश था, R1n का स्क्वायर इंटू R1n, ठीक, ये सारा चलता रहेगा। अब अगर मैंने ये कहा था इस पर लगने वाला बल इन सभी कणों के माध्यम से लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। तो लगने वाला बल मान लीजिए कितना लग रहा था, उस कण पर F बल लग रहा था, F1 पे लगने वाला बल कितना होगा, 1-2 के कारण लगने वाला बल, 1-3 के कारण लगने वाला बल, डॉट 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 1n के कारण लगने वाला बल, ठीक है। इनका सबका जो योग होगा वो उस पर लगने वाला बल होगा। इनको क्या लिख के आए थे, 1/4πε0, तो मोस्टली सब में कॉमन साइड था, केवल अंतर था Q1 Q2 वाली फॉर्मेशंस में। तो वहाँ Q1 Q, इसमें Q2 रहा होगा एक में, अपन R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 प्लस डॉट Q1 Qn आ गया, ठीक है। बीच वाले मैंने छोड़ दिए, R1n का स्क्वायर R1n का यूनिट वेक्टर। इससे अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 1/4πε0 में तो कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इसका मतलब टोटल आएगा वो लगभग हमारे लिए जो है उस पर लगने वाला कुल आवेश होगा। अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूँ, मैं कह रहा था जैसा कि F2 पर लगने वाला बल, तो इसी तरह से होगा 2 से 1 पर लगने वाला, 1 से 2 पर लगने वाला, 1 से 2 पर 3 से लगने वाला, 4 पर लगने वाला, 4 से लगने वाला, इस तरह से हम सबका टोटल करते जाएंगे, और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात करते हैं विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपेरिजन, ठीक है। विद्युत बल सभी लोग जानते हैं मोस्टली, और गुरुत्वाकर्षण बल, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यह है कि यह आवेशों के मध्य लगता है और यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है, ठीक है। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये कहती है कि यह दो फॉर्म में हो सकता है, दो रीजन होने के कारण ये दो हो सकता है, या तो ये आकर्षण भी होगा और या प्रतिकर्षण की अवस्था में होगा, जबकि यहाँ क्या होता है, केवल आकर्षण होता है, ठीक है। यह ज़्यादा शक्तिशाली होता है बल, ठीक है, ज़्यादा प्रबल होता है, जबकि ये इसकी तुलना में कम प्रबल होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसके लगभग 3 जो हैं ये मूलभूत कारण हैं। अब बात करते हैं इसके लिए कूलाम के नियम के महत्व पर बात करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है कि परमाणु दूरी तथा नाभिकों के तक के लिए सत्य है। ठीक है, तो कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरी से लेकर के छोटी दूरियों के लिए मतलब एक फिट बैठता है और आसानी से कार्य करता है। इस नियम से न केवल वस्तुओं के आवेश का कार्य करने वाले बलों का ही ज्ञान होता है, बल्कि उनकी व्याख्या भी करने में बहुत आसानी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंस है, नाभिकीय बलों आदि में भी ये सहयोग करता है। तो यही इस वीडियो का वो था कि कूलाम के नियम का ऐसा इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत छोटी से बड़ी से लेकर के छोटी से छोटी डिस्टेंस तक भी ये किसी भी गणनाओं में बहुत सहयोग करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातों पर डिस्कशन किया। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और आगे कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।